1 फरवरी हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट डे होता है क्योंकि इस दिन हमारे देश की सरकार हमारे देशवासियों के लिए यूनियन बजट पेश करती है। इस यूनियन बजट में हमें 3 चीजें पता चलती हैं। पहली, हमारे देश की सरकार के पास कहां से कितने पैसे आते हैं। दूसरा, कहां कितने पैसे खर्च होते हैं। और तीसरा, सरकार का इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या विजन है। दोस्तों, बजट और बजट के टर्म्स को समझना हम सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो पैसे हमने अलग अलग प्रकार के टैक्सों के रूप में देश की सरकार को दिए हैं, उन पैसों को सरकार कहां और कैसे खर्च कर रही है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि बजट केवल अंकों की एक पहेली है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता, पर मेरा मानना है कि बजट केवल अंकों की पहेली नहीं है। इससे हम अपने देश में चल रहे पैसों के लेन देन की खबर ले सकते हैं और अपने देश की ग्रोथ का ग्राफ आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, बजट का डॉक्यूमेंट थोड़ा कठिन होता है, पर यदि इसे मेरे तरीके से समझा जाए तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तो आइए भारत माता की जय बोलकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं बजट को लेकर सारी टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले बजट का मतलब होता है एक साल की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा तैयार करना और उसे सदन में पेश करना। इसे कहते हैं बजट पेश करना। जैसे हम अपने अपने घरों में घर की इनकम और खर्च की एक लिस्ट बनाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, वैसे ही हमारे देश की सरकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 112 ने एक काम सौंपा है कि देश की सरकार साल में एक बार देश में होने वाले खर्चे और देश को प्राप्त आमदनी की लिस्ट और पूरा ब्यौरा तैयार करेगी, जिसे संविधान में नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे भारत के वित्त मंत्री दोनों सदनों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि देश में इस साल कितना पैसा कहां से आएगा और देश की सरकार उन पैसों को कहां कैसे खर्च करेगी। और वित्त मंत्री उन लोन्स, बोरोइंग, ड्राफ्ट और ग्रांट का भी ब्यौरा देती है जिनसे सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं। और इसे दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सामने जब देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं तो इसे कहते हैं बजट पेश करना। अब बात करते हैं बजट के प्रकार की। तो जनरली बजट 3 प्रकार का होता है। पहला बजट होता है सरप्लस बजट। ऐसा बजट जिसमें आमदनी ज्यादा और खर्चे कम हो, इस प्रकार का बजट सरप्लस बजट कहलाता है। दूसरा बजट का प्रकार है बैलेंस्ड बजट। इसमें आपकी जितनी आमदनी है यदि उतने ही खर्चे हैं तो इसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। और तीसरा बजट का प्रकार होता है डेफिसिट बजट। इसमें आपकी आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं। इस प्रकार के बजट को डेफिसिट बजट कहा जाता है। अब मुझे नहीं पता आपको जानकर खुशी होगी या दुख होगा, लेकिन हमारा देश पिछले कई सालों से डेफिसिट बजट पेश करते आया है। लेकिन मेरी यहाँ जवाबदारी बनती है कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जितना सुनने में अच्छा लग रहा है सरप्लस बजट, ये वास्तव में उतना अच्छा नहीं है, और जितना सुनने में बुरा लग रहा है डेफिसिट बजट, ये वास्तव में उतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन अति वाला फॉर्मूला इन दोनों कंडीशन में काम करेगा। ना तो यदि सरकार के पास बहुत ज्यादा सरप्लस पैसा बच रहा है तो वो अच्छा है, और यदि सरकार ज्यादा कर्ज में है, ज्यादा डेफिसिट में है, तो वो भी देश और देश की सरकार के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब पिछले साल यानी कि 2023 में ही देख लीजिए, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार के टैक्सों से देश की सरकार को कुल मिलाकर जो पैसे दिए वो हैं 19 लाख करोड़ रुपए। लेकिन हमारे देश की सरकार ने 2023 में कितने पैसे खर्च किए, गैस करिए जरा। 44 लाख करोड़ रुपए। हाँ, 44 लाख करोड़। अब सवाल यह है कि बाकी के पैसे 25 लाख करोड़ सरकार ने कहां से खर्च किए। क्या मोदी जी ने अपने जेब से दे दिए 25 लाख करोड़ रुपए? तो नहीं, देश की सरकार देशवासियों के लिए सब्सिडी और सुविधाओं के लिए कई जगह से बोरो भी करती है, मतलब पैसे उधार लेती है, लोन लेती है, ग्रांट्स लेती है, बॉन्ड्स बेचकर पैसे लेती है। इस प्रकार से सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए जुटाए और इनसे देशवासियों को सुविधाएं दी। इसलिए हमारा बजट डेफिसिट बजट कहलाता है। लेकिन अब आपको सोचना है कि आमदनी से ज्यादा कर्ज वाला बजट कुछ ज्यादा ही खतरनाक साबित नहीं हो सकता। चलिए अब थोड़ा उन टर्म्स की बात कर लेते हैं जो यूज तो किए जाते हैं इस बजट को आसान करने के लिए, लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों को वही टर्म्स कठिन लगते हैं। तो देखिए, सरकार ने अपनी इनकम और खर्च को 2 प्रकार में बांट के रखा है। पहला है रेवेन्यू और दूसरा है कैपिटल। रेवेन्यू में उन सारी चीजों को रखा जाता है जो कि डेली यूजेस की हैं, और कैपिटल में उन चीजों को रखा जाता है जो कि स्थायी हैं, एज ए एसेट काम करती हैं। अब एक एक से बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, मतलब ऐसे खर्च जो डेली बेसिस पे होते हैं उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे हर महीने सैलरी, हर महीने पेंशन, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्ट बिल, सब्सिडी इत्यादि। ये सरकार के खर्च हैं, ये हर महीने सरकार को कंटिन्यू रेगुलर चुकाने पड़ते हैं। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? ऐसी आमदनी जो सरकार को रेगुलर प्राप्त होती है, जैसे टैक्स, फीस, पेनाल्टी और
इंटरेस्ट सरकार को रेगुलरली प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सरकार के ऐसे खर्च जो स्थायी हैं, एक बार सरकार ने खर्च कर दिए फिर वे लॉन्ग टाइम में सरकार को फायदा देंगे। ये होते हैं सरकार के बड़े एसेट्स जैसे कि रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज एटसेट्रा। फिर आती है कैपिटल रिसीट्स, ऐसी आमदनी जो सरकार को बार बार नहीं पर एक बार एक मुश्त प्राप्त होती है। जैसे सरकार को कहीं से लोन मिला तो वो एक बार ही मिल रहा है, बार बार नहीं मिल रहा है, तो लोन आएगा कैपिटल रिसीट्स में। सरकार को कहीं से डोनेशन मिल रही है तो वो गिना जाएगा कैपिटल एसेट में। सरकार को कहीं से ग्रांट मिला तो वो भी सरकार का कैपिटल एसेट कहलाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि रेवेन्यू में वे चीजें आती हैं जो रेगुलर है, रिकरिंग है, और कैपिटल में वे चीजें आती हैं जो स्थायी हैं, जो एक बार आएंगी और एक बार जाएंगी। दोस्तों, देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कई इंपॉर्टेंट कामों के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है देश का बजट बनाना। कई बार एक बजट को बनाने में 6-6 महीने का वक्त लग जाता है। इसमें वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों से कंसल्ट करके पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, कितने खर्च की जरूरत है और वे कितना पैसा कमा के सरकार को दे सकते हैं। देश के अंदर फाइनेंस सेक्टर, इंडस्ट्री और आम लोगों से भी राय ली जाती है कि किस सेक्टर में सरकार को इस बार के बजट में ज्यादा फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ये सब कुछ अलग अलग विभागों में एक पत्र के माध्यम से होता है जिसे कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। इसके बाद वित्त मंत्री और पीएमओ इस बजट को फाइनलाइज करते हैं और भारत के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में भारत के वित्त मंत्री इस बजट को पेश करते हैं। लेकिन इस साल यानी कि 2024 का बजट थोड़ा अलग है क्योंकि इस साल इलेक्शन होने हैं। इसलिए जो बजट अभी पेश किया गया है वो पूरे साल के लिए ना होकर केवल 4 महीनों के लिए होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसलिए इसे फुल बजट या केवल बजट नहीं, अंतरिम बजट और इंग्लिश में इंटरिम बजट कहा गया। इसमें देश की सरकार इलेक्शन, सरकार के खर्च, सैलरी, पेंशन, डिफेंस, रेलवे जैसी जरूरी चीजों के लिए पैसे निकालती है और ये सारे पैसे चले जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिससे दोनों सदनों की परमिशन के बाद ये पैसे सरकार निकाल सकती है। फिर जुलाई तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और जो नई सरकार चुनकर आएगी वो फिर से अपना बजट बनाएगी और अपने तरीके से देश के पैसे को यूज करेगी। इस अंतरिम बजट में इलेक्शन के लिए एक बड़ा फंड अनाउंस किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम वोट ऑन अकाउंट भी है। इस बजट को कुछ महीनों के लिए यह टेम्परेरी रूप से बनाया गया है, इसलिए इसका एक नाम टेम्परेरी बजट भी है। अब एक चीज और, ये लास्ट बजट है, सरकार चाहे तो उल जुलूल पैसे निकाल ले, लोन ले ले, फ्री बीज बांटना शुरू कर दे तो घबराइए मत। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक रूल बना रखा है कि सरकार अपने अंतरिम बजट में कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं कर सकती जिससे उसे या उसकी पार्टी को डायरेक्ट प्रॉफिट होता दिखाई दे। इसी को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दिसंबर में ही कहा था कि आने वाले अंतरिम बजट में किसी बिग बैंग अनाउंसमेंट की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर अंतरिम बजट में रिस्ट्रिक्शन होती हैं। अब देखते हैं कि अंतरिम बजट यानी कि 2024 के बजट में कौन कौन से अनाउंसमेंट की गई हैं, किन किन सेक्टर को ज्यादा फोकस किया गया है। तो मेरे हाथ में अंतरिम बजट की कॉपी है, तो चलिए हम जानते हैं कि वे कौन से टॉप 5 सेक्टर हैं जिन्हें इस अंतरिम बजट में फोकस किया गया है। तो नंबर 5 पे है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसके लिए 2,13,323 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। सरकार चाहती है कि देश के ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को राशन मिल सके, इसलिए फूड सेफ्टी के लिए एक अच्छा बजट पेश किया गया है। नंबर 4 पे है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके लिए 2,55,393 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। सरकार चाहती है कि जो पुरानी रेल व्यवस्था है उसे नए में, तीव्र में और ज्यादा सुविधाजनक रेलवे में परिवर्तित करने के लिए इतने पैसों की जरूरत होगी। नंबर 3 पे है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इसके लिए 2,78,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें सरकार ने पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी को सुगम बनाने का टारगेट रखा है। नंबर 2 पे है डिफेंस। हमारे देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए देश की सरकार ने डिफेंस में 6,21,540 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिनमें से कुछ पैसे जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में और कुछ पैसे जाएंगे डिफेंस के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में। और नंबर 1 पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे अलॉट किया गया है 18,50,228 करोड़ रुपए। लेकिन जरा सोचिए कि देश का वित्त मंत्रालय इतने सारे पैसों का करेगा क्या? तो इसका जवाब हमने पहले दे दिया है कि देश की सरकार आमदनी से ज्यादा कर्जा ले रही है और उन कर्जों को लेता कौन है? देश का वित्त मंत्रालय। तो चुकाएगा कौन? देश का वित्त मंत्रालय। तो पहले लिए गए कर्जों को चुकाने और कुछ बड़े कर्जों की ब्याज चुकाने के लिए देश के वित्त मंत्रालय को 18,50,228 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि हाँ, हम टैक्स तो ज्यादा देते हैं, लेकिन इन पैसों से हमारे देश की सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे हमारा देश विकासशील से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, इस बजट को समझने के बाद पता चलता है कि सरकार इन सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। नंबर 1 रूफ टॉप सोलर, मतलब सरकार एनर्जी को सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करने का टारगेट
बना रही है। दूसरा है मिडिल क्लास हाउसिंग, मतलब सरकार देश के मध्यम वर्ग लोगों को अपना घर बनाने की सुविधा देना चाह रही है। तीसरा, देश के अलग अलग शहरों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा देना। चौथा है रूरल हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा देना। पांचवा है फूड लॉसेस, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि सरकारी गोदामों में हजारों टन गेहूं खराब हो गया, सड़ गया, अंकुरित हो गया, जम गया, तो इन लॉसेस को बचाने के लिए सरकार इस बजट में फोकस कर रही है। छठवां है सी फूड एक्सपोर्ट, सरकार चाहती है कि हमारे देश से सी फूड का एक्सपोर्ट दुगना हो जाए। सातवां है प्राइवेट रिसर्च, सरकार चाहती है कि सरकारी संस्थानों के साथ साथ ऐसे कई प्राइवेट संस्थान भी बने जो देश के वृद्धि और विकास के लिए रिसर्च कर सकें। इसके लिए सरकार सब्सिडी और लोन्स का भी प्रावधान कर रही है। आठवां है डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा, सरकार चाहती है कि देश के अलग अलग जगहें जो कि टूरिज्म बनने लायक हैं उनमें टूरिज्म सही तरीके से डेवलप हो। लक्षद्वीप का एग्जांपल आप कुछ दिन पहले देख चुके हैं। दोस्तों, बजट पढ़ना और बजट समझना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि हमने अपने और पूरे देश के पैसे जिन लोगों के हाथ में सौंपे हैं वे लोग इस पैसे को सही से खर्च कर रहे हैं या नहीं। हाँ, आप सच में जांच सकते हैं कि आपके पैसे सही से खर्च हो रहे हैं या नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यदि सही तरीके से खर्च नहीं भी हो रहे होंगे तो हम क्या कर लेंगे। तो दोस्त, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। आप जिसको चाहें उसको अपनी जिम्मेदारी, अपने देश की जिम्मेदारी और अपने और पूरे देश के पैसों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ योर सेल्फ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपनी पहचान वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी इस अंतरिम बजट को आसानी से समझ सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस के लिए खूब मोटिवेट हो सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।